तो बेटा वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर एमसीक्यू मैडनेस। इसमें हमने किया हुआ क्या है कि लुक एट इट। तो बेटा ये मार्च 25 आपके सामने नजर आ रहा है ना। तो बेटा मैंने 25 पहले 2025 के सारे क्वेश्चन से। तो 2025 में टोटल 7 पेपर्स होते हैं। मार्च का एक पेपर है, जून के 3 पेपर्स है, अक्टूबर नवंबर के 3 पेपर्स है 25 के। और इसी तरह 24 के, 2023 के, 2022 के, 2021। तो जो भी एग्जामिनर, जो केम्ब्रिज का एग्जामिनर है, वो मेंशन करता है हर साल के, हर सीरीज में कि ये एमसीक्यूज है जो फ्रीक्वेंटली बच्चों ने गलत किए वो हाईलाइट करके देता है। तो वो सारे एमसीक्यूज, ये 35 टोटल पेपर्स बनते हैं, इनमें जितने भी कैंडिडेट्स ने फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज गलत किए हुए, तो ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंटली गलत किए हुए कैंडिडेट्स ने वो डिफिकल्ट है, वो सारे मैंने एक साथ कंपाइल कर दिए। तो इफ यू प्रिपेयर फॉर इट एंड इफ यू प्रिपेयर फॉर सम डेली पास कोर्स, तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यूज की। सही है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं ये आपको एमसीक्यू मैट्रिक्स करवाऊँ खुद। तो इसीलिए वे स्टार्टिंग ऑफ विद दिस एमसीक्यू मैट्रिक्स इन टुडेस क्लास। देखते हैं आज की क्लास में कितने एमसीक्यूज हो जाते हैं। टोटल अराउंड 137 एमसीक्यूज है ये। सो आई थिंक आई विल बी डन विद 3 to 4 क्लासेस इंशाल्लाह। सही है। सो लेट्स स्टार्ट। सही है बेटा, लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है कि आप सेल जब भी आपकी कंफर्म होगी, व्हेन यू गॉट द राइट टू आस्क मनी फ्रॉम द कस्टमर। जब ये आपके पास राइट आ गया कि आप कस्टमर से डिमांड, पैसे डिमांड कर सकते हो, तो उसको सेल हम बोलेंगे। तो जब हम सेल्स जो है ना रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखते हैं इससे कौन सी हमारी स्टेटमेंट मैच होगी। A business recognize sales revenue when it delivers the goods to a credit customer। आप कस्टमर को कुछ डिलीवर कर दिए तो आपके पास राइट आ गया कि आप कस्टमर से पैसे मांग सकते हैं। तो ए भी हो सकता है। और कोई इससे अच्छा पॉइंट है, देखते हैं। अगर बिजनेस रिकग्नाइज सेल्स वैल्यू व्हेन इट रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। अब आपको ऑर्डर मिल गया, लेकिन आपने ऑर्डर मिलते ही तो आप पैसे नहीं मांगेंगे ना, पहले आप उसका ऑर्डर फुलफिल करेंगे फिर पैसे उससे मांगेंगे। सही है। सो दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन। A business recognizes sales revenue and receives the cash from credit customer। तो कैश तो बात की कहानी है, जब आपने गुड्स दे दिए तो आपकी सेल्स हो गई। अब बिजनेस रिकग्नाइजेस सेल्स रेवेन्यू व्हेन द कस्टमर सेल्स द गुड्स ऑनवर्ड्स। आगे कस्टमर जिसको आपने बेचा है वो आगे बेचते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, आपने कस्टमर को गुड्स दे दिया उधार पे, आपके पास राइट आ गया तो अब आप पैसे मांग सकते हैं। सही है। तो इसलिए ए वुड बी एन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई माइट अ बिजनेस अडॉप्ट अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सही है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इसलिए अडॉप्ट होता है ताकि बेटा इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट। खुद ही अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता जाता है, जहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में मसला है ऑटोमेटिकली आपके सामने एरर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3। अ बिजनेस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। सही है। इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। अब सही, पुराना नाम इनकम स्टेटमेंट है, नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। फॉर इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग से हमें क्या पता चला? इन्वेंट्री एट स्टार्ट क्या होगी? जीरो हो जाएगी। इन्वेंट्री एट स्टार्ट जीरो होगी। इट यूज मार्जिनल कॉस्टिंग टू वैल्यू द इन्वेंट्री। द फाइनेंस डायरेक्टर वांट्स टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। What will be the effect on inventory valuation and profit for the year due to this change? अब वो पहले से मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहा है। इफ वी मूव टुवर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इफ वी मूव टुवर्ड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो बेटा क्या होगा? अब देखो, आज जब आप इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में आप सारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख देते हो, और जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलोंग साइड उसके साथ आप फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लेते हो। तो कहना है इससे आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री एट वो ज्यादा होगी। इन्वेंट्री एट की वैल्यू वुड बी हायर इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अब अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ शिफ्ट करते हो, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो आप बोल सकते हो अफेक्ट ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंक्रीज। तो सी आई डी आंसर होगा। और आपको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। जितनी आपकी इन्वेंट्री ज्यादा होगी उतना आपका फाइनल प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज्यादा होगी, तो अब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इसलिए थ्री शुड बी थ्री। सही है बेटा, समझ आ गया? सही है। अच्छा, किसी ने पूछा भाई ये टू का ये क्यों नहीं हो सकता? टू इंश्योर दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड। तो बेटा अंदर जो डिटेल एंटर कर रहा है वो तो ह्यूमन ही एंटर कर रहा है ना। तो वो तो मैनुअली भी एंटर करना चाहे, उसमें भी वो चाहे
फ्रॉड एक ही सेम लेवल पर रहेगा ना, फ्रॉड, बात समझ आ रही है? तो इसलिए आप कंट्रोल अकाउंट्स बनाते हो अलग से और डबल एंट्री करते हो अलग से, अलग अलग बंदा कर रहा होता है ताकि आप गेज कर सको कि भाई कोई मसला वगैरह तो नहीं। तो फ्रॉड इस तरह पता नहीं चल सकता कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से कि कोई कंप्यूटर में जो डेटा एंटर करेगा वो भी तो ह्यूमन ही एंटर करेगा। फोर। अच्छा भाई, फोर, a business has the following balances at the end of financial period. What was the closing balance on the owner's capital account at the end of financial period? आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है ओनर्स कैपिटल में, सही है बेटा? तो कैसे निकालेंगे? अब देखो ये सारा एंड का डेटा दिया हुआ है, तो अगर आप एंड में ये एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर लो तो आपका कैपिटल एट एंड खुद ही आ जाएगा। तो ये आपके पास एसेट्स एट एंड है, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, और जो येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ लायबिलिटीज एट एंड है। तो अगर आप एसेट्स जो ग्रीन वाले उनको ऐड करो और लायबिलिटी जो येलो से हाईलाइट है उसको माइनस करो तो आपके पास ऑटोमेटिकली कैपिटल एट एंड आ जाएगा, सही है? तो 102 प्लस 39 माइनस 27 माइनस 50, आपका कैपिटल आ रहा है 64,000। सो योर आंसर शुड बी 4B। 4B इज योर आंसर। इसके बाद आप बिजनेस ओन्स अ प्रॉपर्टी विच is rented out to tenants. Which of the following cost could be treated as capital expenditure? Capital expenditure, कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है या कुछ इसलिए खरीदा है आपने, उसकी लाइफ ज्यादा हो इस साल वगैरह से, सही है, कोई मेजर अपडेट हो आपके एसेट वगैरह में, उसको आप जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दोगे। तो अब ये देखें, किचन एरिया एक्सटेंड किया तो आई थिंक किचन एरिया आप एक्सटेंड करोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन तो वैसे यही लग रहा है। लीगल फी फॉर अ 5 ईयर टेनेंसी एग्रीमेंट, तो लीगल फी तो आप एक्सपेंस में वैसे डालते हो। रीपेंटिंग द प्रॉपर्टी, ये भी एक्सपेंस है। रिप्लेसिंग द वाटर लाइन, ये भी एक्सपेंस है। तो 5A आंसर है। सही है, सो वी आर डन विद फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। एनी इश्यूज? कि आप जल्दी से बता दें, समझ आ गया या कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन स्टॉप एंड रीविजिट द क्वेश्चन। समझ आ गया बेटा सब यहाँ तक? सही है, समझ आ रहा है बेटा सबके? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। Question number 6. Errors were, some errors were made when preparing a purchase ledger control account. The incorrect balance was for 15,330. The following errors were discovered. तो ये errors आपके discover हुए हैं। The funds of 270 from credit supplier had been omitted from control account. उसको आप control account से omit करके आपको refund मिला है। तो refund मिला होगा तो बैंक डेबिट और पीएलसी क्रेडिट, क्या आपने करना था? आप नहीं करना तो अब आप कर लेंगे खुद। पीएलसी को आप क्रेडिट करेंगे कितने से? 270 से। The total of discount received of 480 had been posted to the wrong side of the control account. तो डिस्काउंट रिसीव खुद क्रेडिट होता है, पीएलसी डेबिट होता है। आपने पीएलसी को डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया, रॉन्ग साइड पे पोस्ट करा है ना, तो पीएलसी को डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया। तो अब क्योंकि आपने डेबिट करने की जगह क्रेडिट किया, तो पहले जो क्रेडिट पे आपने गलती से 480 लिखे हुए हैं उसको रिमूव करने के लिए आपको 480 डेबिट पे लिखना पड़ेगा, और फिर एक दफा डिस्काउंट रिसीट को वापस रिकॉर्ड करने के लिए 480 को और दफा डेबिट पे लिखना पड़ेगा। तो टोटल आपका जो अकाउंट है वो 960 से डेबिट होगा और 270 से क्रेडिट होगा। तो एरर से पहले आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस क्या था? 15830, और ये बैलेंस किधर आता है? क्रेडिट साइड पर, 15830। अब आप नया बैलेंस निकाल लो, 15830 प्लस 270 माइनस 960, तो आपका नया बैलेंस आ जाएगा 15,140। सही है। 7, द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ अ बिजनेस वॉज 84,000। The following errors were discovered. Discount received of 2,500 had been debited to the discount allowed account. आपने डिस्काउंट रिसीव जो 2,500 है उसको आपने डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दिया, सही है? तो
अब आपको डिस्काउंट प्रॉफिट आपका आ रहा है ना, आपने डिस्काउंट रिसीव तो उसको डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दिया, इसका मतलब आपने डिस्काउंट अलाउड ही रिकॉर्ड करा, और डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करने का मतलब आपने अपना एक्सपेंस बढ़ा दिया 2500 से, आपने एक्सपेंस बढ़ा दिया तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट 2500 से कम कर दिया। एक चीज आपकी इनकम है, आपने इनकम को एक्सपेंस बना दिया तो आपने उल्टा प्रॉफिट बढ़ाने की जगह कम कर दिया, तो कम कर दिया 2500 से, तो अब आपको दो दफा प्रॉफिट को 2500 से बढ़ाना पड़ेगा, एक दफा डिस्काउंट अलाउड के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए कि आपका एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, सही है, तो आपका प्रॉफिट कम हुआ हुआ है 2500 से, आपका प्रॉफिट उस वजह से कम हुआ हुआ है तो एक 2500 वो ऐड होगा प्रॉफिट, और एक अब आपको डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है तो वो भी 2500 आपके प्रॉफिट में ऐड होगा ताकि आपका प्रॉफिट सही हो जाए। फिर वेजेस ऑफ 9000 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड, एक्सपेंस को आप ओमिट कर गए, तो अब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो जाहिर सी बात है, आपने जब एक्सपेंस को ओमिट करा आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, अब जब आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेल्स रिटर्न ऑफ 8000 हैज बीन डेबिटेड टू द परचेज रिटर्न्स, अब परचेज रिटर्न्स अकाउंट खुद क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, और आपने गलती से परचेज रिटर्न्स अकाउंट को सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करी लेकिन परचेज रिटर्न्स की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, बात समझ आ रही है। तो इससे क्या हुआ, इससे नो अफेक्ट ऑन प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपने परचेज रिटर्न्स को बढ़ाया नहीं, परचेज रिटर्न्स को कम कर दिया, परचेज रिटर्न्स को आपने कम कर दिया और सेल्स रिटर्न को आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अगर ये दोनों एरर्स को आप कंबाइन करें ना आपका प्रॉफिट सेम रहेगा, क्योंकि अगर आपने परचेज रिटर्न्स को कम कर दिया तो आपकी नेट परचेजेस बढ़ गई, नेट परचेजेस बढ़ गई तो आपका समझे एक्सपेंस बढ़ गया, सही है, परचेजेस एक तरीके से एक्सपेंस है, और सेल्स रिटर्न को आप भूल गए, एक्सपेंस आपका बढ़ा हुआ है, और अब आप सेल्स रिटर्न को जब भूल गए तो आपकी नेट सेल्स बढ़ गई, तो आपकी इनकम भी बढ़ी है, तो जब आपने सेम अमाउंट से अपने इनकम को भी बढ़ा दिया और सेम अमाउंट से आपने अपने एक्सपेंस को भी बढ़ा दिया तो आपका प्रॉफिट सेम रहेगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। 84 प्लस 5, 89, 89 माइनस 9, 80,000 आ जाएगा 70। सो इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, तो आई सब समझ आया बेटा 70, एनी कंफ्यूजन्स? जी बेटा एनी अच्छा सर, ये कंफ्यूजन? आप प्लीज ये सेल्स रिटर्न वाला थोड़ा सा पार्ट वापस समझा देंगे। कौन सा? सेल्स रिटर्न वाला ये जो थर्ड एंट्री है। सेल्स रिटर्न वाला पार्ट? हाँ बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, देखो आपने सेल्स रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड करा है, परचेज, डेबिट साइड पे आप रिकॉर्ड करते हो ना। तो परचेज रिटर्न्स की डेबिट साइड पर अगर आपने रिकॉर्ड करा है तो परचेज रिटर्न्स को तो अगर आपको याद हो तो क्या होता है, क्रेडिट होता है ना बेटा, ऐसा ही है यस ना। सर। अगर आपने परचेज रिटर्न्स को डेबिट करा है तो आपको नहीं लगता आपकी परचेज रिटर्न्स कम हो जाएगी, कम हो ठीक जाएगी, है सर। जी परचेज जी। रिटर्न्स कम हो गई, परचेज रिटर्न्स कहाँ से माइनस करते हो आप, परचेजेस से माइनस करते हो, जी तो मैं बोल सकता हूँ आपका परचेजेस बढ़ गया, परचेजेस जी। जी अब आप कम वैल्यू माइनस करोगे परचेज रिटर्न्स की तो आपकी परचेजेस बढ़ी भी होगी ना, जी, वो बड़ी हुई होंगी। आपका परचेजेस बढ़ी हुई तो परचेजेस एक तरीके से एक्सपेंस ही है ना बिजनेस का, जी जी ठीक। तो ओके सर। कहने से एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, जी, एक्सपेंस ज़रा है आपका, ठीक है, और इनकम अब आपकी कम आप है अभी। सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो मैं बोल सकता हूँ आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होती है, जब आपने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना भूल गए तो आपकी सेल्स बढ़ी भी होगी या नहीं बढ़ी होगी, नेट सेल्स, अच्छा, वो भी बड़ी हुई होंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इनकम भी बढ़ी हुई होगी आपकी, अब आपकी इनकम भी बढ़ी हुई है और एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है, तो फिर जी आपका प्रॉफिट तो सेम रहेगा ना। जी, ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू सर। हाँ, अगर ये होता हेड बीन क्रेडिटेड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट फिर उल्टा हो जाता, बात समझ आ रही है। यस सर। A partnership maintains both capital and current account for its partner. What was the correct for recording interest on capital? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है करंट अकाउंट में किधर आएगा बेटा, क्रेडिट साइड पर आता है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी करंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा फॉर श्योर, और जो दूसरा अकाउंट जहाँ से वैल्यू आ रही होती है वैल्यू के दर से आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो वो डेबिट हो रहा होगा, तो इसलिए पार्ट इसका आपका 8 आंसर हो जाएगा। अच्छा सर, अप्रोप्रिएशन तो हमारे उसका आप बोले थे हिस्सा नहीं है सिलेबस का, तो ये मैंने इसमें। अप्रोप्रिएशन का बोला बेटा, आपने रियलाइजेशन पूछा है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। The financial statements were prepared using the following information. So what will be the correct
amount of decrease in non-current asset when capital and revenue items are treated correctly. तो आपका नॉन करंट एसेट्स कैसे डिक्रीज होगा? तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपने ये रिपेयर्स शामिल करे हुए मशीन में, तो ये रिपेयर्स तो आपको हटाने पड़ेंगे। रिपेयर्स इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने परचेज में शामिल कर लिया रिपेयर्स को, तो आपको रिपेयर्स को तो रिमूव करना पड़ेगा। तो आपकी नॉन करंट एसेट की कॉस्ट 450 से कम हो जाएगी इसकी वजह से। फिर लाइटिंग एंड हीटिंग, या आपने फैक्ट्री एक्सटेंशन में वायरिंग करवाई है, तो वायरिंग या आपका एक्सपेंस है, लाइटिंग एंड हीटिंग आपका एक्सपेंस है। अब क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, तो अब ये आपने फैक्ट्री एक्सटेंशन में शामिल कर दिया, यानी इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लिया। तो जबकि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि आपको इसको अपना जो ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना है। तो ये आप ऐड करेंगे 250। सही है। इसके बाद ये कैरेज इनवर्ड, आपने डिलीवरी ऑफ न्यू मशीनरी है उसके अंदर ये 45 कैरेज इनवर्ड्स में ना 45 इंक्लूडेड 45 और द कैरेज इनवर्ड्स में ये 230 में क्या शामिल है? जो 45 है ना फॉर डिलीवरी ऑफ न्यू मशीन, ये शामिल है बेटा आपके। सही है। तो अब ये जो अगर मशीन आपके पास डिलीवर होकर आई है, ये आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 45 से बढ़ाएंगे इसकी वजह से। अच्छा, इसका शायद मैंने उल्टा कर दिया, क्योंकि जो वायरिंग है 250 की फैक्ट्री एक्सटेंशन की ना, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 250 से बढ़ेगा, 450 से बढ़ेगा, लेकिन 445 से बढ़ेगा, लेकिन 450 से कम हो जाएगा। तो अब आप ये करें माइनस प्लस, -450 -450 +295, तो याद है 155 -155। तो आपका जो नॉन करेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 155 से कम हो जाएगा। इसीलिए नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट 155 से कम हो जाएगी। समझ आ गया बेटा ये? सही है बेटा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10। A debit balance of 2600 was shown for the bank in the cash book of a business at the end of the month. The bank statement included bank charges of 1200 and interest received of 500, both of which had not been entered in the cash book. सही है। The debit balance of 2600 was shown for the bank, the cash book for a business at the end of the month. The bank statement included charges of 1200 and interest received of 500, both of which had not been entered in the cash book. तो ये बैंक स्टेटमेंट में शामिल है, लेकिन आपके अपने रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं है। द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाय 200। तो आपके एंड पे आपका कैश बैंक अकाउंट 200 ओवरकास्ट भी हुआ हुआ था। कैश बुक इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ 8000 which had not yet appeared on the bank statement. What was the credit balance shown on the bank statement at the end of the month? तो पहले आप अपना क्या करते हो बैंक रिकंसिलिएशन में? पहले आप अपना अपडेटेड कैश बुक बैलेंस निकालते हो। अपडेटेड कैश बुक बैलेंस का मतलब आपने जो कैश बुक में बैंक अकाउंट बनाया हुआ है ना, उसमें अगर कुछ चीजें मिसिंग है, उसमें क्या चीजें मिसिंग होगी? कुछ अगर आपने एरर कर दिया हो, या बैंक स्टेटमेंट में जो चीजें शामिल है वो उसमें नजर नहीं आ रही, तो वो आप उसमें शामिल कर देंगे। सही है बेटा। तो 2600 था आपका बैलेंस। अब बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस शामिल है, लेकिन क्या आपने अपने रिकॉर्ड में शामिल है बैंक चार्जेस? आपके अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। तो जब आप अपने रिकॉर्ड्स में उसको एंटिसिपेट करोगे, तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा 1200। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसको भी आप आपके रिकॉर्ड्स में नहीं है, आपकी कैश बुक में नहीं है। तो जब आप इंटरेस्ट रिसीव को रिकॉर्ड करोगे, आपके पैसे बढ़ जाएंगे 500 से। द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाय 200। द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाय 200। आपने गलती से अपने बैलेंस को बढ़ाया हुआ है, ज्यादा किया हुआ है, तो आपको सही करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। सही है बेटा। और ये जो लिखा हुआ है, ये द कैश बुक इंक्लूडेड, ये तो कैश बुक में शामिल है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शामिल नहीं है। तो ये तो अनप्रेजेंटेड चेक है ना, इसमें तो आप बैंक स्टेटमेंट को अपडेट करेंगे। ये वो चीजें थी जो आप अपने कैश बुक को अपडेट करनी। तो अब आपके पास सही बैलेंस आ जाएगा अगर आप कैश बुक को अपडेट करें। 26 माइनस 12 24, 24 माइनस 1 14 +5 19, 19 माइनस 2 1700। अब
आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना है, तो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अनक्रेडिटेड चेक्स तो नहीं है, तो आप लिखेंगे लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, और आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश फ्लो। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एक्स ले लो, अनप्रेजेंटेड चेक से 800 के वो माइनस होंगे, तो आपके पास आएगा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक विच इज 1700। तो एक्स माइनस 800 इक्वल्स टू 1700, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800 वहां जाके प्लस हो जाएगा $2500। सो आपका जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो आ रहा होगा $2500। जी समझ आ गया बेटा यहाँ तक? जी बेटा, एनी कंफ्यूजन्स? अच्छा सर, तो ये हम लोग के पास तो ये बैंक का बैलेंस शुरू में गिवन था ना, तो ये हम लोग ने बैंक का वो क्यों बैलेंस का वापस गिवन? निकाला? बेटा बैंक का मतलब ये। बैलेंस वो गिवन है जो हमारे अपने रिकॉर्ड्स में था। जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास आई है ना, आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं पता। समझ अच्छा, आती है बात? वो आपने जी सर। निकाला है ना। पहले आप अपने रिकॉर्ड्स को सही करोगे, जो चीजें बैंक हम्म। स्टेटमेंट में थी पहले आपने वो अपने अकाउंट में डाल दिया। फिर आपने गलती से एरर किया हुआ था, ओवरकास्ट किया था, वो भी आपने सही कर दिया। तो अब आपके पास आपका करेक्टेड बैलेंस आ गया, वो करेक्टेड बैलेंस है। लेकिन अब आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। तो फिर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स एट अनक्रेडिटेड चेक्स। तो ये वो बैलेंस है 1700 जो आपको बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा होगा। सही ये भी नहीं है, सही, सॉरी, 2500 नजर आ रहा होगा, सही 1700 है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपको शो करिए 2500, बैंक स्टेटमेंट में अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स नजर नहीं आ रहे। समझ आ गई बात? यस सर, थैंक अच्छा भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। After preparing the financial statements of a sole trade, the following errors were discovered. Items drawings consisted of goods taken for own use at the sales value of 12,000. The owner applies a markup of 50% on all goods. तो भाई जब ओनर गुड्स निकालता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे निकालेगा ना। तो जब भी आप वर्ड मार्कअप देखें, आप इक्वेशन लिखेंगे C+P = S। जब भी वर्ड मार्कअप देखें तो आप कॉस्ट को 100 बना लेंगे, मार्कअप 50 आ गया, सेल्स आपकी हो गई 150। तो ये आपको सेल्स दी है ना, तो 150 बराबर है 12,000 के, और कॉस्ट 100 के बराबर है। उसको आप वर्कआउट करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो आई थिंक आपके पास 8,000 आ जाएगा। 8,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for his personal use। $8,000 के गुड्स निकाले। तो ड्रॉइंग्स consisted of goods taken for own use at the sales value 12,000। आपने गलती से ड्रॉइंग्स को 8,000 की जगह 4,000 से बढ़ा दिया, सही है, तो आपकी ड्रॉइंग्स 4,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। ये मसला है। तब अगर आपकी ड्रॉइंग्स ज्यादा हुई है तो प्रॉफिट, आप देखें ड्रॉइंग्स आप क्या करते हैं, आप कैपिटल एट स्टार्ट, एड प्रॉफिट, लेस ड्रॉइंग्स, आप ड्रॉइंग्स माइनस करते हो। ड्रॉइंग्स आप माइनस करते हो। आप ड्रॉइंग्स की वजह से जितनी ज्यादा ड्रॉइंग्स होगी उतना आपका कैपिटल कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा आपकी ड्रॉइंग्स होगी बेटा उतना आपका कैपिटल कम हो जाएगा। तो आपकी जो ड्रॉइंग्स है ना वो 4,000 से बड़ी भी है। अगर ड्रॉइंग्स आपकी 4,000 से बड़ी है इसका मतलब आपका कैपिटल 4,000 से क्या हुआ है, कम हुआ है, सही है। लेकिन वो अफेक्ट ऑन प्रॉफिट पूछ रहा है। प्रॉफिट पर आते हैं। चलिए देखें, अब उसने क्या करा है, 4,000 का प्रॉफिट इस पे भी रिकॉर्ड कर लिया ना, इसको रिवर्स करना पड़ेगा सिंपल। उसने जो ओनर ने कुछ निकाले उस पर भी 4,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, तो उस 4,000 के प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो आप करेक्ट करोगे इसकी वजह से आपका 4,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर इंक्लूडेड एन इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ 7,500, वन थर्ड वॉज फॉर द ओनर्स हेल्थ इंश्योरेंस। तो टोटल जो 7,500 की इंश्योरेंस है उसमें वन थर्ड ओनर की इंश्योरेंस है, तो वो कितनी बनती है $2,500। तो अब आपको अपने एक्सपेंस में से ये 2,500 कम कर दो तो सही करने के लिए प्रॉफिट को। तो जब आप अपना एक्सपेंस सही करोगे 2,500 से कम करोगे तो आपका प्रॉफिट 2,500 से बढ़ जाएगा सही करने के लिए। तो नेट आपका प्रॉफिट जो है ना कितने से डिक्रीज हो रहा है, 1,500 से डिक्रीज हो रहा है। तो आई थिंक द आंसर फॉर 11 शुड बी ए। सही है, समझ आ गया बेटा ये?
सही है। इसके बाद 12, द टेबल शोज ईयर एंड इंफॉर्मेशन फॉर अ कंपनी। व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? या तो कैपिटल प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, और एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो यहाँ पे आपको एसेट्स दिए हुए और करेंट लायबिलिटीज ही दिए हुए, ये माइनस करोगे आपको आ जाएगा 20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आपका। और प्रॉफिट फॉर द ईयर से आपको जाने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में से आप फाइनेंस कॉस्ट माइनस करते हो, तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है। तो बेटा प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस में से प्रॉफिट फाइनेंस कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है। तो इसलिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन एक्स, फाइनेंस कॉस्ट 12,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 55,200। एक्स यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए आपको 12,000 ऐड करना पड़ेगा। या सिंपल आप ये समझ लें बेटा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस वो होता है जिसमें आपने फाइनेंस कॉस्ट को इग्नोर किया हुआ है। तो जब आप फाइनेंस कॉस्ट या किसी एक्सपेंस को आप इग्नोर करोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस प्रॉफिट फॉर द ईयर से हमेशा ज्यादा होगा। इसीलिए प्रॉफिट फॉर द ईयर से अगर आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पर जा रहे हो तो उसको बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे? फाइनेंस कॉस्ट ऐड कर दोगे। तो सिंपल ये फॉर्मूला आप यूज कर लें, 55,200 प्लस 12,000, 67,200। तो आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 67,200, और डिनोमिनेटर में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 280,000। मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो बेटा अगर आप वर्कआउट करें तो क्या आ रहा है? 67.2 डिवाइडेड बाय 2,800। हाँ, 350। आपका 24% आंसर आ रहा है। आपका 12 का आंसर है। सही है बेटा, समझ आ गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, total cost for each of the 2 months had been recorded. Variable cost per unit remained constant. Total fixed cost increased by 1,000 in July. What was the total of the fixed cost in July? तो अब देखें, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,000 से बढ़ गई ना जुलाई में। तो कैन आई से, अब देखें हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे, फिर आप वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को यूज करके फिक्स कॉस्ट निकालते थे, प्रोवाइडेड के फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम है। अब इसमें क्या होगा, फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ गई है 1,000 से जुलाई में। अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि अब आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे बेटा? अब आप ये कर लें कि जो जुलाई की टोटल कॉस्ट है ना, ऑब्वियसली उसमें फिक्स फिक्स कॉस्ट के 1,000 एक्स्ट्रा शामिल होंगे। तो अगर मैं उसको रिमूव कर दूं, 85,000 फॉर टाइम बिंग अगर मैं रिमूव कर दूं, तो ऐसे ही हो जाएगा ना जैसे जून की भी फिक्स कॉस्ट सेम है और जुलाई की भी फिक्स कॉस्ट सेम है। तो फिलहाल मैं इस 1,000 का अफेक्ट खत्म करके, ये इंक्रीज का अफेक्ट खत्म करके जो ना मैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूँ तो मेरे पास आसानी से फिक्स कॉस्ट आ जाएगी जून और जुलाई दोनों की। तो अब ट्राई करते हैं। चेंज इन कॉस्ट क्या होगा? 85,000 माइनस 76,000, और चेंज इन यूनिट्स क्या होगा? 10,000 माइनस 8,000। 85 सर माइनस, ये समझ नहीं आया। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे, ये पढ़ा है फॉर्मूला आपने, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स? जी सर। अब मुझे ये बताओ उस वक्त क्या होता था? फिक्स कॉस्ट भी सेम होती थी दोनों महीने में, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम होती थी ना दोनों महीने में, कांस्टेंट होती थी या नहीं होती थी? जी सर। तो अब लेकिन मसला ये है कि अभी तो फिक्स कॉस्ट ने बढ़ा दी, जुलाई में फिक्स कॉस्ट बढ़ी भी है, ऐसे ही है ना? तो ये जी सर। फॉर्मूला तो मैं जब ही यूज कर सकता हूँ अगर दोनों फिक्स कॉस्ट भी सेम हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम हो। तो मैं सेम करने की खातिर, क्योंकि मुझे पता है फिक्स कॉस्ट जुलाई में बढ़ी भी है, तो मैं जुलाई की जो टोटल कॉस्ट है उसमें ये एक्स्ट्रा 1,000 का इंक्रीमेंट शामिल होगा ना।
तो अगर मैं यहाँ वहां से ये 1000 रिमूव कर दूं, जो एक्स्ट्रा 1000 है, तो अब ऐसा हो जाएगा जैसे जून और जुलाई की फिक्स कॉस्ट भी सेम है। समझ आ गई? जी सर। तो जब अब मैं सेम कर लूंगा तो वो पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट निकाल लूंगा जो इंक्रीमेंट के बगैर है। और जब मेरे पास वो पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट आ जाएगी यानी जून की, तो आप मुझे जुलाई की अगर फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो मैं 1000 खुद से ऐड कर दूंगा। क्या ख्याल है? समझ आई बात? सही है। अच्छा सर, मैं इसमें क्या ये कर सकता हूँ कि दो इक्वेशंस बना लूँ, मतलब हाँ वो भी आप कि ना, वो भी कर वो भी कर सकते सकता हूँ? हैं। हाँ उससे भी ओके। हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैंने शॉर्टकट किया है। जी। एंड रिजल्ट ओके। मिल जाएगा। सही है बेटा? ओके। 4 + 5 9000, 9000 डिवाइडेड बाई 2000, 2009 डिवाइड बाई 2, $4.5 पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब $4.5 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है आपकी। अब आप जून में लेट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 4.5 मल्टीप्लाई बाई 8000, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 $36,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट 76,000। उसमें से अगर आप ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट 36,000 माइनस कर दो तो आपका 40,000 फिक्स कॉस्ट आ गई। 40,000 फिक्स कॉस्ट है पुरानी, जून वाली। आपको निकालनी है जुलाई की, तो जुलाई में आपकी फिक्स कॉस्ट $1,000 से बढ़ गई थी। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसमें 1000 और ऐड कर देंगे तो आपकी जुलाई की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 41,000। समझ आ गया बेटा? जी सर। इसके बाद लिखा हुआ है बेटा, अ बिजनेस हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस एट द एंड ऑफ financial period. What is the closing balance on the owner's capital at the end of the financial period? तो ये आपको एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड की सारे बैलेंसेस दिए हुए, तो अगर आपको एंड में कैपिटल निकालना है तो एंड के एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दें। तो 102,000 एसेट्स, 39,000 भी एसेट्स, लाइबिलिटी माइनस होगी 27,000, और लॉन्ग टर्म लोन भी माइनस होगा। इन दोनों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये आपको तंग करने के लिए दिए हुए। अगर वो मुझसे कैपिटल एट स्टार्ट पूछता ना, तो फिर मैं इन दोनों वैल्यूज को भी यूज करता। अभी आप ये 102 + 39 माइनस 27,000 माइनस 50,000 करेंगे तो आपके पास 64,000 कैपिटल एट एंड ही आएगा। अगर वो मुझसे कैपिटल एट स्टार्ट पूछता ना, तो मैं बनाता इक्वेशन कैपिटल एट स्टार्ट प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर विच इज 65,000 माइनस ड्रॉइंग्स विच इज 32,000 इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड, वो हमने जो अभी निकाला है 64,000। तो फिर मेरे पास सर आपने कैपिटल। एसेट्स में नॉन करंट एसेट और ट्रेड रिसीवेबल लिया है ना? जी बेटा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड नहीं लिया आपने? नहीं वो इग्नोर करा, वही तो मैं समझा रहा हूँ क्यों इग्नोर करा। समझ आया क्यों इग्नोर करा? ओके सर। सही है। तो 64,000 वुड बी योर आंसर 14B। इसके बाद विच आइटम इज नॉट लाइकली टू बी अपडेटेड इन द कैश बुक? कैश बुक का मतलब जो आपका अपना रिकॉर्ड है उसमें वो चीज आप अपडेट नहीं करोगे व्हेन प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप बैंक स्टेटमेंट में वो चीज अपडेट हो जाए भले, लेकिन आपके अपने रिकॉर्ड यानी कैश बुक में अपडेट नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्ट डेबिट तो वो है जो बैंक स्टेटमेंट में मौजूद होता है लेकिन आपके अपने रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होता, आप अपडेट करते हो, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक भी वो है जो बैंक स्टेटमेंट में तो मौजूद नहीं होता। चेक डिसऑनर हो जाता है, वो आपको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। स्टैंडिंग ऑर्डर भी आपको अपनी कैश बुक में अपडेट करना पड़ेगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो है जो आपके अपने रिकॉर्ड्स में पहले से अपडेटेड होगा, बैंक स्टेटमेंट में अपडेटेड नहीं होगा। तो ये वो चीज़ है जो आपको अपनी कैश बुक में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। या अनक्रेडिटेड चेक्स डिपॉजिट्स लिखा होता वो भी आंसर सही होता, क्योंकि वो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का अगर फॉर्मेट रिकॉल करो, वो आप अपने बैंक स्टेटमेंट में अपडेट कर रहे हो। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। समझ आ गई बात? अच्छा सर, ये डायरेक्ट डेबिट में और स्टैंडिंग ऑर्डर में आप डिफरेंस बता सकते हैं? डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर। डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर, आई थिंक ये क्वेश्चन आया भी एक दफा। सर अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या होते थे? एक मिनट बता। स्टैंडिंग ऑर्डर बेटा, स्टैंडिंग ऑर्डर में इस तरह होता है जैसे लेट से कोई आपका रेंट वगैरह जा रहा है, तो आपने बोला भाई लेट से मेरे लैंडलॉर्ड को जो ना हर महीने ये जो 45,000 50,000 का फिक्स रेंट है ये आप दे देना। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। सही है। जबकि डायरेक्ट डेबिट में क्या होता है कि आपने जो ना किसी लेट से ऑर्गेनाइजेशन या किसी को अथॉरिटी दी हुई है कि जो भी उसका बैलेंस वगैरह है वो आपके अकाउंट से निकाल ले। बात समझ आ रही है? जैसे वो डायरेक्ट डेबिट की अमाउंट वेरिएबल हो सकती है, स्टैंडिंग ऑर्डर में जो ना एक फिक्स्ड अमाउंट ही रहती है, जैसे रेंट वगैरह। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो डायरेक्ट डेबिट की एग्जांपल है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने अलग अलग आ रहा होता है ना, तो आपने परमिशन दी हुई
कि जब भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल इशू हो तो बैंक जो ना वो पे कर दे, तो वो हर महीने डिफरेंट होगा ना। और अगर आपने रेंट पे करने की अथॉरिटी बैंक को दी हुई है तो वो हर महीने सेम होगा, तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। सही है बेटा? अच्छा, डायरेक्ट डेबिट में डिफरेंट अमाउंट्स होती हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर में आप सेम अमाउंट से होते हाँ रहता है। हाँ। ओके। तो ये समझ आ गया बेटा? 15। हाँ, और कोई क्या क्वेश्चन पूछ रहा था बेटा? इफ आई विल नो एनी क्वेश्चन। जी, चले आगे चले। आठ, ड्राफ्ट A draft statement of financial position shows a bank balance of 1400. The following information is now available. The available check is issued but not yet cleared by the bank. चेक इशू कर दिया आपने, बट बैंक ने उसको अभी तक क्लियर नहीं किया, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है। आपने चेक इशू कर दिया किसी को, उसने जाके अभी तक प्रेजेंट नहीं करा, तो ये वो है। बैंक चार्जेस नॉट इन द कैश बुक, lodgements in the cash book but not in the bank statement, but which figure is shown on the bank statement। तो आपको बैंक स्टेटमेंट का करेक्ट बैलेंस निकालना है। सही है? तो अब ये क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स है ना, तो पहले तो आप अपडेटेड बैलेंस निकालेंगे। अपडेटेड बैलेंस कैसा आएगा? तो ये बैंक चार्जेस आपको पहले माइनस करने पड़ेंगे ताकि आपका बैलेंस सही निकल जाए। सही है? तो ये आ जाएगा 1355। तो 1355 आपका आ रहा है बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। तो ये उसमें 1355। सर बाकी दोनों क्यों नहीं आएंगे? बाकी दोनों तो बेटा बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है ना पहले से। बाकी दोनों तो बैंक स्टेटमेंट में पहले से मौजूद है ना। ओके सर। 1400 माइनस 45। सही है? ये तो समझ आ गया बेटा, 45 माइनस होगा। सही है? 45 माइनस होगा तो आपका बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक आ जाएगा। अब आपको अगेन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकालना है, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लो, एक्स रख लो, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स आपको पता है माइनस होते तो वो 150 है, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स ऐड होते हैं, तो ये उसको लॉजमेंट्स कह रहे हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को, लॉजमेंट इन द कैश बुक बट नॉट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। तो ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का दूसरा नाम है, लॉजमेंट्स। तो ये 220 आप ऐड करेंगे तो अब आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक विच इज 1355। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एक्स है, उसमें से 150 माइनस हो रहा है और 220 ऐड होगा, तो आपके पास बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक आ जाएगा 1355। तो अगर ये एक्स की वैल्यू निकालो, वहां जाके 220 माइनस हो जाएगा और 150 आपका वहां जाके ऐड हो जाएगा। तो अगर ये आप करें तो आपका आ रहा है 1285, विच इज योर बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। समझ आ गया बेटा सबके? अच्छा सर, ये जो चेक्स है ये आपके अकाउंट में ये पैसे आ रहे हैं या आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं ये चेक्स वाले में? ये चेक इशूड है ना बेटा, आपके जी। पास से पैसे जा रहे हैं, यानी आपने अपने रिकॉर्ड में तो क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन बैंक ने उसको अकाउंट फॉर नहीं करा, तो बैंक से भी जी। कभी ना कभी पैसे कट जाएंगे, इसलिए तो अनप्रेजेंटेड चेक्स माइनस हो रहे हैं यहाँ से, लेस अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। समझ आ रही है बात? यस। अच्छा, ये 17 वाला आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये हमने कर लिया है, ऐसे ही है ना? ये 18 वाला भी आई थिंक रिपीट हुआ है, इसमें शायद ने आपको क्वेश्चन भी पूछा था, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, तो ये भी स्किप कर रहा हूँ मैं। सेम है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है बेटा, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन। आपको कैसे पता चलेगा सेल्स ट्रांजैक्शन हो गई? कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है? डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट के जरिए ही जब डिलीवरी आएगी तो डिलीवरी नोट पे लिखा हुआ होगा ना ये ऑर्डर आया है, तो ये ऑर्डर आया तो फिर सेल हो गई ना लाजमी। प्राइस कोटेशन, इससे नहीं पता चलता। प्राइस कोटेशन तो आप बहुत सारे लोगों से मांगोगे, प्राइस कोटेशन मिलेगी उसके बाद ऑर्डर प्लेस करोगे ना। तो प्राइस कोटेशन इज जस्ट टू inquire about the price of the product, so it does not confirm any sale transaction। सेल्स इनवॉइस, सेल इनवॉइस आ गई तो उसका मतलब कि ये गुड्स आपके पास आ गए और ये प्राइस है, तो वो
फाइनल कंफर्मेशन है ना, तो ये भी होगा। सेल्स ऑर्डर, आपने ऑर्डर दिया 10 आइटम का, अब उसके बाद अवेलेबल नहीं है तो वो आपको नहीं दे पा रहा, तो अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑर्डर ही नहीं देगा। तो भले आपने सेल्स ऑर्डर दे दिया, या हो सकता है उसमें से कुछ आइटम अवेलेबल है वो भेज दे, तो उस जो आइटम भेजेगा उसकी सेल इनवॉइस भी तो भेजेगा। तो सेल इनवॉइस के जरिए पता चलेगा कि भाई ये आइटम आपके पास आ गया, ये सेल हो गई कंफर्म। तो सेल ऑर्डर भी जो ना आपको नहीं पता था कि सेल्स ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं। समझ आ गई बात? तो इसीलिए आपका आंसर होगा 1 and 3 19। सही है बेटा, समझ आ गया? विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Which statements are correct? Revenue income includes the amount received from renting out part of the business premises. तो जाहिर सी बात है इनकम है, रेवेन्यू तो होगा। आपने अगर रेंट पे जगह दी हुई है तो ये रेवेन्यू ही है। कैपिटल इनकम इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। तो आपने नॉन करेंट एसेट्स बेचकर जो पैसा है उसको आप कैपिटल रिसीट्स ही बोलोगे ना, कैपिटल रिसीट्स। तो इसीलिए ये कैपिटल इनकम है बिल्कुल। कैपिटल इनकम इंक्लूड्स लोन टेकन बाय अ बिजनेस। अब लोन अगर बिजनेस ने लिया हुआ है उसको भी आप क्या बोलोगे? कैपिटल इनकम बोलेंगे। सही है। लोन अगर बिजनेस ने लिया हुआ है किसी से तो वो भी बिजनेस की क्या है? कैपिटल इनकम है। अच्छा सर, तो रेवेन्यू इनकम तो आपकी वो होती है जो आपकी नॉन ट्रेडिंग, जो हाँ, ट्रेडिंग एक्टिविटीज से होती है ना। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में ये बिजनेस के जो पार्ट आप रेंट आउट कर रहे हो, ये आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी तो काउंट नहीं होगा। क्या चीज वापस बोलो। रेवेन्यू इनकम जो होती है वो तो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज से होती है ना, जो बिजनेस का जो मेन काम होता है। बेटा लेकिन नहीं, हम्म, तो आप बताओ पहले रेंट को क्या बोलेंगे? रेंट को मैं रेवेन्यू इनकम या कैपिटल इनकम तो बोलूंगा। आप हम्म, जो नहीं आप तो वो तो कैपिटल इनकम में काउंट नहीं होगी। नहीं, कैपिटल इनकम में कैसे काउंट होगी बेटा? जब भी तो आप इनकम स्टेटमेंट में लिखते हो। अगर आप कैपिटल इनकम होती तो आप इनकम स्टेटमेंट में ना लिखते रेंट। तो बिजनेस की इनकम तो है ना आपकी, तो बिजनेस के रेवेन्यू का तो पार्ट है वो। वो जो आप बोल रहे हो ना, वो मैं अगर बोलूँ ना बिजनेस का कोर रेवेन्यू क्या है, जी। वो कोर रेवेन्यू आएगा ना। बात समझ रही है? ओके। ओके। सही है। अच्छा, ये कौन है मिकाइल आदम? किसी का कोई दोस्त है? सही है बेटा। तो कैपिटल इंक्लूड्स, अब लोन भी आपने किसी लॉन्ग टर्म पर्पस वगैरह के लिए यूज करना है, कोई एसेट वगैरह खरीदने के लिए यूज करना है, तो ये भी आपकी कैपिटल इनकम ही आपका ये कह रहा है मार्किंग स्कीम। आई रियली डोंट एग्री, मैं आई एम नॉट सो सुपर क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। 1 and 2 तो सही है आपके हैं, करेक्ट है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दी। और मार्किंग स्कीम ए ही कह रही है, तो आई हैव डाउट बिटवीन ए एंड बी। लेकिन क्योंकि मार्किंग स्कीम ए कह रही है तो आई गो विद ए फॉर नाउ। सही है। इसके बाद 21, जेम प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, व्हाट वाज प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको निकालना है। तो अब देखो, कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आप क्या करेंगे? आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करते हैं? कैपिटल एट स्टार्ट एट प्रॉफिट, कैपिटल एट स्टार्ट एट प्रॉफिट और लेस ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड। तो कैपिटल एट स्टार्ट कितना है बेटा? 14,000। प्रॉफिट एक्स से ड्रॉइंग्स में क्या क्या आ जाएगा? कैश ड्रॉइंग्स भी, और प्राइवेट फोन चार्जेस पेड बाय द बिजनेस। तो ओनर के जो प्राइवेट फोन चार्जेस है वो पे करें ना, तो वो भी ड्रॉइंग्स होगा। सही है। तो इसीलिए आपकी टोटल ड्रॉइंग्स आ जाएगी 17,500, और कैपिटल एट एंड आ जाएगा 12,300। तो 14,000 प्लस एक्स। तो आपको एक्स नहीं पता, एक्स को सब्जेक्ट बना लो। 12,300 17,500 वहां जाके ऐड होगा, और 14,000 वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो आप निकाल लें 12,300 प्लस 17,500 माइनस 14,000। तो ये हो जाएगा एक्स 15,800 इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। समझ आ गया बेटा? सही है। चलें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is available for a manufacturing business.
व्हाट इज द सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 200,000। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आपको कितना सेल्स रेवेन्यू चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 200,000। तो बेटा अगर आप सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, पहले पहले तो उसका फॉर्मूला ले लेते हैं आप। क्या फॉर्मूला है आपका? सी एस रेशियो, सेल्स रेवेन्यू एट टारगेट प्रॉफिट। ये रेवेन्यू अगर फॉर्मूला समझ आते तो मुझे पहले समझाएं। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन सी एस रेशियो, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्टली। सही है। सेल्स रेवेन्यू एट टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। तो फिक्स कॉस्ट है आपकी 280,000, जो प्रॉफिट आप टारगेट कर रहे हो वो है 200,000। और सी एस रेशियो कैसे निकालोगे? आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, 800,000 माइनस 480,000, 320,000 आ जाएगा। तो 320,000 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, 800,000 आपकी सेल्स। इसको डिवाइड करो, 320 डिवाइडेड बाई 800, तो आई थिंक ये 0.4 आएगा। लेट मी कंफर्म। जी 0.4 का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो 280,000 प्लस 200,000 डिवाइडेड बाय 0.4 जो आपका सी एस रेशियो आ रहा है, तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर 280 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 0.4। तो ये 1200,000 का आपको सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1200,000। समझ आया बेटा ये, या नहीं समझ आया फॉर्मूला? जी सर। सही है। सबके समझ आया ना बेटा ये? तो नहीं अगर समझ आया तो वैसे फॉर्मूला लिख दो, मतलब पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन आई एम नॉट, आई वोंट बी गोइंग इन सो मच ऑफ डिटेल फॉर द स्पीकर। The following budgeted information relates to June. There is no opening inventory. What is the budgeted profit in June using marginal costing? सही है। तो 23 है, आपको budgeted profit in June निकालना है using marginal costing। तो कैसे निकालेंगे? तो आपका सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 180,000। पहले आप क्या करते हो, सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते हो मार्जिनल कॉस्टिंग में। फिर आप इन्वेंट्री एट एंड भी माइनस करेंगे, और इन्वेंट्री एट एंड में क्या क्या आएगा आपका? सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट आएगी। तो सेल्स आपकी आ गई 180,000। सही है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ गया आपके पास? ये डी एम एंड डी एल आ गया, विच इज 130,000। वेरिएबल ओवरहेड आ गए, विच इज 15,000। सही है। अब बेटा ये 130,000 और 15,000, सही है। अब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आप माइनस करेंगे, उसमें ऑब्वियसली आप फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे। 25,000, 23। अब ये देखो बेटा, वेरिएबल ओवरहेड आप क्या, अब आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री एट एंड माइनस करेंगे ना यहाँ से। इन्वेंट्री एट एंड माइनस करेंगे, तो अब आप ये देखिए 130 और 15 है ना, टोटल आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो 130 प्लस 15, या आपकी टोटल 145,000 वेरिएबल कॉस्ट आ रही है सारे यूनिट्स की जो आपने प्रोड्यूस करे 5,000। आपने प्रोड्यूस करे 5,000 और आपने बेचे 4,000, और आपके पास शुरू में कोई यूनिट्स नहीं थे, तो बच कितने गए? 1,000। तो इन्वेंट्री एट एंड तो है आपकी 1,000 यूनिट्स, लेकिन एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी? तो ऑब्वियसली आप कोई फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं करते जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे होते। इसीलिए 130,000 प्लस 15,000 जब आप करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा 5,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 145,000 हुआ, इसको डिवाइड बाय 5,000 करो, आपको पता चल जाएगा एक यूनिट की आ रही है 29।
तो आपकी इन्वेंट्री एट एंड जो आ गई वो आ गई 29,000। इसीलिए ये आप माइनस कर देंगे 130,000 प्लस 15,000 माइनस 29,000, या आप करेंगे माइनस 116,000। तो सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 180,000 में से ये 116,000, तो ये आपको आ जाएगा 64,000 विच इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स ओवरहेड्स माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगी बेटा 39,000 प्रॉफिट। समझ आ गया बेटा ये? समझ आ गया बेटा? सही है, आगे चलते हैं। 24 सर आपने एक मिनट वापस समझा देंगे, आपने डीएम माइनस किया, डीएल माइनस किया, और आपने वेरिएबल माइनस की, उसके बाद की? इन्वेंट्री एट एंड माइनस की ना बेटा। इन्वेंट्री एट एंड माइनस नहीं करते कॉस्ट ऑफ सेल्स में। इन्वेंट्री एट स्टार्ट तो थी नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है, तो उसके बाद मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिस्ट कर दी, और उसके बाद हम इन्वेंट्री एट एंड माइनस करते ना, यही करते ना बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। सही है सर। और अगर मैं ये ना करता तो लॉजिक भी तो यही है बेटा। देखो ये सेल्स है 4,000 यूनिट, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी तो 4,000 यूनिट्स की आनी चाहिए ना। ऐसे ही है या नहीं? जी। बात समझ आ रही है? नहीं तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एक और शॉर्टकट है, इतनी वर्किंग ना करनी पड़े। मतलब ये देखें, सेल्स में से अगर मैं ये दोनों माइनस कर दूं तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा डायरेक्टली? नहीं आएगा, बल्कि कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तो 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट है ना, सॉरी। आप ये कर सकते हो, फिर आपको अगेन पर यूनिट पे जाना पड़ेगा, आई थिंक ये ज्यादा नहीं है। सर, वो भी तो आ जाएगा ना, ये तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो आप फिर इसको डिवाइड कर देंगे 5,000 से, फिर इसके बाद टाइम्स 1,000 टाइम्स 4,000। नहीं नहीं बेटा, ये सेल्स रेवेन्यू तो 4,000 यूनिट्स का है ना, अच्छा हाँ। समझ? अच्छा हाँ सही। और ये 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट है ना। जी या जी। तो मैं इसको 4,000 में कन्वर्ट करूं पहले, तो वो लंबा प्रोसेस है, या तो आप डिवाइड बाय, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 5,000 कर दो, और इसको 180,000 को डिवाइड बाय हम्म, 4,000 कर दो, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जी माइनस करके कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो फिर आप उसको 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने 4,000 यूनिट्स बेचे, फिर आप जी। माइनस कर लो। लेकिन फिर वो आई थिंक किसी किसी की समझ से बाहर हो जाएगी, बिकॉज इतनी मैथ सबको आती नहीं है। अच्छा, तो 24, X Limited purchased a property for 100,000 on 1st January 2010. The property had an expected useful life of 50 years. On 1st January 2024, the property was revalued at 119,000. The total estimated useful life still remained 50 years from 1st January 2010. What is the charge for depreciation for the year ended 31st December 2024? सही है। तो प्रॉपर्टी कितने की परचेज करी है? 100,000 की परचेज करी है। एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी थी? 50 ईयर्स। फिर प्रॉपर्टी को आपने 119,000 पे रीवैल्यू कर दिया 2024 में। तो आप कितने साल चलेगी प्रॉपर्टी? और आपने 2010 में खरीदा है ना, तो पूरा 2010 वो, और 11 से 20 तक पूरे 10 ईयर्स वो, तो ये 11 ईयर्स हो गए 2020 के आखिर तक। फिर 2021, 2022, 2023, 14 ईयर्स। तो टोटल 14 ईयर्स आपकी प्रॉपर्टी यूज हो चुकी है। अब जब आप 2024 में उसको डेप्रिशिएट करोगे, या आप 1 जनवरी 2024 को देखोगे, तो टोटल आपकी प्रॉपर्टी के 50 माइनस 14, 36 ईयर्स बाकी होंगे। तो अब आपकी प्रॉपर्टी अगर है 119,000 की, और आप उसकी कॉस्ट 36 ईयर्स में डिवाइड कर दें, सही है? बात समझ आ रही है? अब देखो, आपकी प्रॉपर्टी रीवैल्यू आकर होकर आ गई 119,000। अब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है फिलहाल 119,000, और अब आपकी प्रॉपर्टी की कितनी जिंदगी बाकी है? 36 ईयर्स। तो अब हर साल आप कितने से डिप्रिशिएट करेंगे? 119,000 डिवाइडेड बाई 36 करेंगे ना। तो अगर आप करें 3306 आंसर आ रहा है, डेसिमल में कुछ आ रहा है, तो 24 ही हो जाएगा। सही है? समझ आ गया बेटा आंसर? जी। 25, 25 या लास्ट कर लेता, आई थिंक 1 घंटा हो गया, और ये लास्ट एमसीक्यू कर लेते, फिर बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके सर। A business maintains a control account as a part of its double entry system. The balance of the purchase ledger control account is 832. However, this does not agree with the total balances of the purchase ledger. The following differences account for the difference. An entry in the purchase ledger journal 72 has been posted to the credit side of the individual, but entry in the purchase ledger has been posted to the
परचेज रिटर्न जर्नल में जो एंट्री है, तो परचेज रिटर्न जर्नल की एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न खुद क्या होता है, क्रेडिट, और सप्लायर क्या होता है, डेबिट। तो आपने इंडिविजुअल ट्रेड पेबल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सही है। आपने लायबिलिटी कम करने की जगह उल्टा और लायबिलिटी बढ़ा दी। लायबिलिटी आप अगर डेबिट करते उसको तो आपकी लायबिलिटी कम होगी थी ना, आपने कम करने की जगह उल्टा और लायबिलिटी बढ़ा दी। अब क्योंकि आपने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी, तो जो इंडिविजुअल बैलेंसेस है ना, उसमें से आपको दो दफा 72 माइनस करना पड़ेगा। तो 144 माइनस होगा टोटल इंडिविजुअल बैलेंसेस से। तो ये आपने बात याद रखनी है। What is the total of the balances in the purchase ledger before these errors are corrected? अच्छा, एरर्स करेक्ट करने से पहले आपके बैलेंस, परचेज लेजर का बैलेंस क्या है। एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीट इन द कैश बुक फॉर 54 हैड बीन डेबिटेड टू द इंडिविजुअल ट्रेड पेबल्स अकाउंट इन द परचेज लेजर एज 45। 25 बैलेंस पे परचेज डिस्काउंट रिसीट कैश बुक में कितना है, 54। या आपने इंडिविजुअल ट्रेड पेबल में, परचेज लेजर में डेबिट कर दिया कितने से, 45। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और सप्लायर डेबिट, तो सप्लायर को आपने 45 की जगह, 54 की जगह कितने से डेबिट कर दिया, 45 से। तो सप्लायर आपका और 9 से डेबिट होगा। सही है। तो आपको यहाँ सप्लायर को 9 से और डेबिट करना है सही करने के लिए, और इसको आपने 144 से और डेबिट करना था इंडिविजुअल को सही करने के लिए। सही है, ताकि आपका बैलेंस सही हो जाए। तो आपके कंट्रोल अकाउंट में तो कोई मसला नहीं है। तो अब आपका जो दोनों की वजह से बैलेंस है ना बेटा, वो बढ़ा हुआ है। 144 से भी बढ़ा हुआ है और 9 से भी बढ़ा हुआ है, इसीलिए आप दोनों ऐड करेंगे। 8232 आपका करेक्टेड बैलेंस है, उसमें आप 144 भी ऐड कर दें और 9 भी ऐड कर दें, तो ये आपका डी आंसर आ जाएगा 25 डी। समझ आई बात बेटा, या नहीं समझ आई। जी सर, ये अभी पहली एंट्री जब परचेज रिटर्न चैनल 72 था, तो हाँ हाँ। ये आप जब समझा सकते हैं वापस। जी बेटा, इसमें ये हुआ है, परचेज रिटर्न जर्नल है ना, परचेज रिटर्न जर्नल फॉर 72 हैव बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड पेबल। परचेज रिटर्न में क्या होता है, परचेज रिटर्न खुद क्या होगा बेटा, वो परचेज बढ़ती तो क्रेडिट क्रेडिट पे होगा, होती है। और सप्लायर क्या होगा, डेबिट। बेट आपने होगा जी। सप्लायर को डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ आपने लायबिलिटी बढ़ा दी, जी। आपने अपने इंडिविजुअल बैलेंसेस बढ़ा दिए। तो आपको ठीक है। इंडिविजुअल बैलेंसेस से ये 144 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, सही करने के लिए ठीक है। ठीक है। बैलेंसेस से। तो ओके। पहला तो ये। alright, और इसी तरह डिस्काउंट रिसीव जो है ना, 54 की जगह आपने 45 रिकॉर्ड कर लिया। तो आपने क्योंकि 45 रिकॉर्ड कर लिया, तो आपने डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट सप्लायर डेबिट, सप्लायर को आपने 54 की जगह 45 से डेबिट करा है, तो मजीद 9 से और डेबिट करना पड़ेगा ना, मजीद 9 से जी। डेबिट करने वाला, अब आपको अपनी लायबिलिटी 9 से कम करनी पड़ेगी। तो टोटल आपको लायबिलिटी 153 से कम करनी थी, ताकि आप सही बैलेंस पर आ जाओ। सही है, सही बैलेंस। ओके। और ये जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के जरिए बैलेंस आ रहे हैं ना, वो सही आ रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं बिफोर दिस एरर्स आपके परचेज लेजर का, यानी इंडिविजुअल सप्लायर्स के अकाउंट को ऐड अप करके जो बैलेंस आ रहा था, वो बिफोर दिस एरर्स वो क्या आ रहा था, यानी इन एरर्स को शामिल करके। तो इसीलिए आफ्टर एरर, एरर को सही करने के बाद आपका बैलेंस आना चाहिए 8232। और एरर के साथ जो आपका आ रहा है ना बैलेंस, वो मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। उस एरर वाले बैलेंस में से जब आप ये 153 माइनस करोगे, तो आपका बैलेंस सही हो जाएगा ना, और सही बैलेंस क्या है, 8232। इसीलिए आप ये 153 इसमें ऐड करोगे तो आपके पास डी आ जाएगा। समझ आई बात बेटा। यस सर। सही है। तो वी आर डन विद फर्स्ट 25 क्वेश्चंस। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सही है। ओके सर।